जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और BHDLA 137 की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में। आज की इस वीडियो में भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट को जो क्वेश्चन हैं आपके उसको डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, साथ ही गेस्ट पेपर में भी आए हुए हैं, तो इनके आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं और आसान भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। साथ ही इससे पहले मैंने एक और वीडियो BHDLA 137 की अपलोड की है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। साथ ही एक और वीडियो उसके बाद मैंने अपलोड की थी जो कि आपको बता दूं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पा रही है। अपलोड तो ये हो चुकी है लेकिन इसमें प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये जो फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो, ये वाली जो अपलोडेड है ऑलरेडी 21 मिनट वाली, तो इसको भी मैंने कल शाम 8 बजे अपलोड किया था, लेकिन इसका प्रोसेसिंग बहुत ही लेट हुआ और लगभग रात को 12 बजे ये कंप्लीट हुई और अब पब्लिक हुई। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी प्रॉब्लम है। मैंने सुबह इसको 6-7 बजे अपलोड कर दिया था, लेकिन अब तक 8 बज गए हैं, 8 सवा 8 हो गए हैं और अब तक ये जो है अपलोड नहीं हुई है, पब्लिक नहीं हुई है। तो जो ये तीसरी वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम, और हो सकता है एग्ज़ाम टाइम से पहले पहले ये दोनों हो जाएंगी। उम्मीद तो यही है कि लगभग 10-11 बजे तक हो जानी चाहिए। अगर 10-11 बजे तक भी ये अपलोड दोनों वीडियो हो जाती हैं, कि जो वीडियो प्रोसेसिंग में चल रही है ये और जो दूसरी मैं शूट कर रहा हूँ ये, मैं दोनों वीडियो डाल दूँगा। और एग्ज़ाम टाइम से पहले अगर आपको ये मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा है, आप इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम टाइम के बाद होती हैं तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और कोशिश यही है कि ये 10-11-12 बजे तक हो जाए जिससे आप इसका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, हमारा काम है कोशिश करने का, तो हमने कोशिश की है, हमने अपलोड कर दी है एक वीडियो, और ये दूसरी वीडियो हम 8:30 बजे तक अपलोड कर देंगे। बाकी 1-2 घंटे में, अगर कितना भी टाइम लेती हैं तो 1-2 घंटे में तो हो ही जाएंगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं प्रीवियस ईयर से जो गेस्ट पेपर में आए हुए हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। संप्रेक्षण का महत्व। संप्रेक्षण यानी किस तरीके से महत्व है, क्या महत्व है संप्रेक्षण का हमारे जीवन में। तो व्यवसायों को प्रोत्साहित करता है, यानी आज के समय में संप्रेक्षण जो है व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सौदेबाजी होती है या मान लो कोई बार्गेनिंग है या कुछ किसी प्रोडक्ट के बारे में क्वायरी करनी है किसी को, किसी कस्टमर को, किसी ग्राहक को, तो ऐसी सिचुएशन में वो कर सकता है संप्रेक्षण के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं व्यापार को, व्यवसाय को इससे वृद्धि मिली है। दूसरा है श्रम में गतिशीलता। संप्रेक्षण के आसान साधनों से दूरी के दूर जो है दुख दर्द जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। यानी आज के समय में देखो, ये कहना क्या चाहता है कि आज के समय में जब लोग पहले काम कर रहे थे, बाहर करते थे, तो हिचकिचाते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत से लोग होते हैं जिनको रहा नहीं जाता बिना परिवार से बात किए, परिवारजनों के बिना रहा नहीं जाता। तो अब ऐसा नहीं है, तो अब लोग दूर दूर काम करने जाते हैं और वीडियो कॉल के ज़रिए या कॉल के ज़रिए मोबाइल फ़ोन से बात कर सकते हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो डेली जब अपने परिवारजनों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा जो लगता है, और वो जो है बाहर रह सकते हैं, ठीक है, लंबे टाइम तक। तो इस तरीके के साथ जो है इस्तेमाल होते हैं संप्रेक्षण के, इस तरीके का महत्व है। समाजीकरण। संप्रेक्षण के विविध साधनों से लोग अपने सगे संबंधी, मित्रों, परिचितों से नियमित रूप से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। इससे अपनी आपसी संबंधी प्रगाढ़ यानी उनके संबंध में जो एक अच्छे समीकरण बनते हैं। समन्वय एवं नियंत्रण। व्यवसायों के ग्रहों एवं सरकार के कार्यालय अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं और एक ही भवन के अंदर कई कई विभाग होते हैं। इसके बीच प्रभावी संप्रेक्षण उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता है तथा उन पर नियंत्रण रख सकता है। संप्रेक्षण के द्वारा विभिन्न विभागों में नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, जगह कितनी बड़ी हो, भौगोलिक सीमाओं का उल्लंघन करते हुए संप्रेक्षण के जरिए हम बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। कार्य निष्पादन में कुशलता है। प्रभावी संप्रेक्षण का कार्य निष्पादन में श्रेष्ठता लाने में बड़ा योगदान है। व्यावसायिक इकाई में नियंत्रित संप्रेक्षण के कारण दूसरों से ऐच्छिक सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि वह विचार एवं निर्देश को भलीभांति समझते हैं। पेशेवर लोगों के लिए जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे वकील हैं, इसमें बताया गया है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, विभिन्न डॉक्टर हैं, अलग अलग जगह पर कार्य करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में रहते हैं। लेकिन जब कोई समस्या आती है तो एक दूसरे से इनको संपर्क करना होता है, संप्रेक्षण का इस्तेमाल करते हैं और समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है,
आपातकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जल्दी और कम समय में संप्रेषण के माध्यम के द्वारा जो है सहायता मंगाई जा सकती है। समुद्री तथा हवाई यातायात को आसान बनाता है। संचार माध्यम समुद्री जल जहाज तथा हवाई जहाज़ को सुरक्षित यात्रा के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, क्योंकि यही इनको मार्गदर्शन देते हैं और यही कहीं न कहीं इनको समय समय पर टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं, जिससे सफल जो है एक यात्रा होती है। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रम रेडियो द्वारा प्रसारित किए जाते हैं और टेलीविज़न पर दिए जाते हैं। जैसे कि अब भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो इंटरनेट माध्यम के द्वारा, तो ये एक संप्रेषण का माध्यम है, ये महत्वपूर्ण है आपकी शिक्षा के लिए। ठीक है। विज्ञापन, जैसे नई नई चीज़ों के बारे में हम विज्ञापनों के द्वारा जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो संप्रेषण कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और आज संप्रेषण एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारे जीवन का। चलिए अगला देख लेते हैं। पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं? पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज़ जिस पर कोई बात लिखी या छपी जाए। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम कहा जाता है, माना जाता है। इससे अपनी बातों को लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, उन बातों को भी पत्र के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। पत्र लेखन का प्रयोग बहुत से कामों में किया जाता है। आजकल संचार के नए नए माध्यम उत्पन्न हो चुके हैं, आधुनिक जो है साधन आ चुके हैं, लेकिन पत्र का आज भी इस्तेमाल नहीं रुका, लेकिन पत्र का इस्तेमाल अब भी जो है जारी है। पत्र लेखन बहुत ही पुराना साधन है, पहले आधुनिक साधन नहीं थे, इसलिए पत्रों का इस्तेमाल होता था और इसे कला की संज्ञा दी जाती है। एक पत्र लिखना भी एक कला होती है, क्योंकि अगर पत्र अच्छे से अगर आप नहीं लिखोगे तो आप अपनी भाषा, अपनी जो बात कहना चाहते हो उसको अच्छे से प्रकट नहीं कर पाओगे दूसरे के सामने। पत्र लेखन से हम व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार और उसकी मानसिक स्थिति का बारे में पता लगा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने हमें पत्र लिखा है तो जिस भाषा, जिस शैली का और जिन तरीक़ों का उसने इस्तेमाल किया है, उन चीज़ों के माध्यम से हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या उसकी जो है मंशा है, क्या उसका दृष्टिकोण है, क्या विचार रखता है, क्या उसका व्यक्तित्व है, मानसिक स्थिति सही है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों का हम पत्र के द्वारा पता लगा सकते हैं। ठीक है। साथ ही इस तरह की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों के अपेक्षा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में ज़्यादा मिलती है। पत्र को साहित्य की वह विधा माना जाता है जिसमें मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है, पहुंचाता है। अतः व्यावसायिक, सामाजिक कार्यालयों से संबंधित विचारों को पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सकता है। पत्रों के माध्यम से मित्रों और परिजनों के साथ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इनके माध्यम से मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, क्रोध प्रकट आदि सभी चीज़ें कर सकता है। सभी चीज़ें पत्रों के द्वारा हो सकती हैं। जब कार्यालय और व्यवसाय से मुद्रित रूप में पत्रों का विशेष प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको पता है कि कार्यालयों में, व्यवसायों में पत्रों का एक विशेष जो है महत्व होता है। पत्र पर लिखी बात बहुत ही सत्य मानी जाती है और जो है बोला जाता है कि भाई बोलने से ज़्यादा लिखित रूप में अगर किसी को दी जाए कुछ चीज़ तो वो अच्छी होगी। मुद्रित रूप, छात्रों का जीवन में भी पत्रों का बहुत महत्व होता है। छात्र को अवकाश लेने, फीस माफ़ी कराने के लिए, स्कूल से जो है छोड़ने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, या बहुत सी चीज़ों के लिए, जैसे जॉब पाने के लिए रिज्यूम वगैरह लिखते हैं, तो ये इन सभी चीज़ों में भी महत्वपूर्ण भूमिका पत्र निभाता है। ठीक है। पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें क्या हैं, कि किन बातों का महत्वपूर्ण और क्या चीज़ें माइंड में होनी चाहिए जब हम एक पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिखते वक्त हमें शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही यानी नम्र शब्दों का और सही और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे सुनने वाला, पढ़ने वाला और अच्छा फील करे। पत्र में हृदय का भाव को रखना चाहिए, जो आपके हृदय में है उसी को प्रकट करना चाहिए। मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी चाहिए। पत्र की भाषा आसान होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में बेकार बातें या बुरी बातों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पत्र में आशय स्पष्ट करने के लिए छोटे शब्दों का इस्तेमाल, यानी पत्र में जब आप अपनी बातों को कहें तो ज़्यादा बड़ी चीज़ों को उसे घुमा फिरा कर न कहें। ठीक है। शब्दों को अच्छे से लिखें और साफ लिखें, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो कम शब्दों में एक अच्छा प्रभाव बना सकें। तो ये सब चीज़ें बात माइंड में होनी चाहिए पत्र लिखते समय।
अगला है कार्यालय लेखन से क्या तात्पर्य है। मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। कार्यालय लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है जो लेखन प्रक्रिया में है, जो विभिन्न कार्यालयों में संपन्न किया जाता है। कार्यालयों के संदर्भ में लेखन प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। जैसे डाक तार विभाग के लेखन प्रक्रिया भिन्न होगी, यानी डाक और तार ये इन विभागों की अगर लेखन प्रक्रिया है तो उसमें अलग चीज़ें होंगी। और जीवन बीमा में अलग चीज़ों का इस्तेमाल होगा, अलग भाषा का इस्तेमाल होगा। मोटे तौर पर बैंकों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली भी अलग होगी, जैसे उसमें पैसों का लेन देन या कर्ज वगैरह इन चीज़ों का, राशि का, इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। सरकारी उपक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता होती है, अतः लेखन प्रक्रिया निम्न भिन्न हो जाएगी। आकाशवाणी दूरदर्शन में लेखन भिन्न होगा, फिर भी कार्यालय पद्धति लगभग समान होती है। डाक प्राप्ति व आवती रजिस्टर या डायरी में डाक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को दर्ज किया जाता है और डाक कार्रवाई के लिए संबंधित अधीक्षक यानी जो अधिकारी होता है उसके पास भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से होता है कार्यालय जो है लेखन होता है वे अलग अलग होते हैं। ऑफिशियल जो वर्क के लिए जब हम लेखन करते हैं तो अलग अलग होते हैं। मान लो बिजली विभाग में हम बिजली से संबंधित चीज़ों को लिखेंगे, बैंक विभाग में हम बैंक से संबंधित चीज़ों को लिखेंगे, शब्दावलियों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कहलाता है कार्यालय लेखन, और इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक समान भी होता है। एक समान इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक औपचारिक भाषा का, ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, एक सहजतापूर्ण, एक सभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो हम अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समान होती हैं इसमें। अगला है संचार माध्यमों का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही मोटे तौर पर संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना ही संचार या जनसंचार या मास कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। मानव अब सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे तो सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य किसी न किसी रूप से संचार करता ही आ रहा है, लेकिन जब आज की तरह टेलीविज़न, टेलीफोन वगैरह, इंटरनेट वगैरह नहीं थी, तब चिट्ठी लिखकर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार, अपनी बातों को पहुंचाया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चिट्ठी लेखन का जो प्रचलन है वो भी बहुत पुराना है। जब डाक व्यवस्था नहीं थी, चिट्ठी वगैरह नहीं थी, तो तब उस टाइम क्या था, डाक व्यवस्था नहीं थी, तब उससे पहले क्या होता था कि लोग संदेश भेजते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और जो ले जाने वाले थे उन्हें बोलते थे संवदिया। तो ये कहीं ना कहीं संचार माध्यमों का स्वरूप है जो बदलता आ रहा है। पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। पहले लोग मौखिक रूप से संदेशों को याद करते थे। पहले जब कागज़ वगैरह भी नहीं थे, तो आपको बता दूं, एक गांव से दूसरे गांव तक लोग याद करते थे संदेश कि हाँ मुझे संदेश, वो याद करने के लिए स्पेशल लोग होते थे जो याद करते थे संदेशों को और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। वो इसी तरीके से जिस हाव भाव में जिस तरीके से कहा है उस व्यक्ति ने, इसी हाव भाव में उस संदेश को याद कर रट कर ले जाते थे और दूसरी जगह पर उसको ऐसे ही सुना देते थे। धीरे धीरे फिर इसमें एवोल्यूशन आया, धीरे धीरे कागज़ों का इस्तेमाल होने लगा, तो इस तरीके से कागज़ पर चिट्ठियाँ लिखी जाने लगी, पत्र लिखे जाने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसका और रिवोल्यूशन आया और जो है अब डिजिटल माध्यम इसका आ चुका है, बहुत ही आधुनिक हो चुका है अभी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। साथ ही अगला है जो इसमें एक चीज़ और है, जो संचार माध्यम है वो 3 तरीके से होता है, यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मुद्रित माध्यम है एक, तो यानी जो प्रिंटेड माध्यम है। ठीक है, प्रिंटेड माध्यम यानी मुद्रित माध्यम से आप समझ गए होंगे, मैगज़ीन वगैरह, समाचार पत्र होते हैं या निबंध वगैरह, ये सब चीज़ें होते हैं मुद्रित माध्यम में आते हैं। जो भी लिखित माध्यम है वो मुद्रित माध्यम कहलाता है। ठीक है, प्रिंटेड माध्यम। उसके बाद होता है बुक वगैरह। उसके बाद आता है श्रव्य माध्यम, यानी जो सुना जा सकता है, जैसे रेडियो, ब्रॉडकास्ट वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं जो सुनी जाती हैं, तो इनके द्वारा संचार जब होता है वो श्रव्य माध्यम कहलाता है। फिर एक और तीसरा जो इसमें मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, वो है श्रव्य और दृश्य, यानी जिसमें आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ठीक है, तो श्रव्य और दृश्य जो होता है, और जो उसमें आप सुनते भी हैं और देखते भी, जैसे टेलीविज़न है उसमें आप सुनते रहते हैं, नाटक है कुछ उसको आप सुनते हैं देखते भी हैं, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे इसका भी इवोल्यूशन हुआ है, इसमें भी जो रिवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इसमें भी जो है बदलाव आया है। ठीक है, कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर स्पष्ट करते हुए कार्यवृत्त लेखन की प्रक्रिया को बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। कार्यवृत्त और कार्यसूची से कहीं ना कहीं एक टिप्पणी करने के लिए भी आ सकता है, या आपको पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखो, समिति के कार्यालय, देखो मैं इसको आपको ऐसे ही समझा देता हूँ बिना पढ़े। देखो,
कार्यवृत्त क्या होता है? सबसे पहले हम कार्यसूची आपने बहुत सी बार जब आप बुक पढ़ते हो तो आपने इंडेक्स देखा होगा। जब आपको जो चीज़ें होने वाली हैं, आप पढ़ने वाले हो, उसके बारे में पहले ही सचेत कर दिया जाता है, आपको पहले ही बता दिया जाता है उसके बारे में, तो उसी को कार्यसूची कहते हैं। जब जैसे इंडेक्स में आपने चैप्टर देखे होंगे, भाई आप हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, सभी चैप्टर के नाम होते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं पहले ही विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि आप ये चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हो। साथ ही जब कोई बैठक होती है तो जो उसका सचिव होता है, बैठक को कराने वाला, ठीक है, जो मैनेजर होता है, जो मैनेज करता है उस बैठक को, तो कहीं ना कहीं वो पहले ही सभी सदस्य जो हैं बैठक में जो भाग लेने वाले हैं उन तक एक सूचना पहुंचा देता है, एक सूची बनाकर, एक लिस्ट बनाकर पहुंचा देता है कि इस बैठक में इन चीज़ों पर चर्चा होगी। तो उसी को वो कार्यसूची कहते हैं। उसी जो लिस्ट वो तैयार करता है उसी को कार्यसूची कहते हैं। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। दूसरा है इसमें कार्यवृत्त। कार्यवृत्त देखो क्या है कि कार्यवृत्त वो है जब बैठक कंप्लीट हो जाती है, जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कार्यसूची बनाते हैं, वो कंप्लीट हो जाती है, तब जैसे बैठक का ही उदाहरण लेते हैं। बैठक मान लो कंप्लीट हुई, उसके बाद मीटिंग यानी कंप्लीट हुई, तब जो चीज़ें हमने उसमें घटित हुई, जिन जिन चीज़ों पर चर्चा हुई, उस चीज़ों को लिखकर एक अच्छे से उन चीज़ों को बताकर कि इसका फाइनल डिसीज़न क्या निकला, इन सभी चीज़ों को लिखकर जो एक वो बनाया जाता है, सारांश एक तरीके से कह सकते हो, कंक्लूज़न जो निकलता है, उसी को हम कार्यवृत्त कहते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें घटित हुई, जिन जिन चीज़ों पर चर्चा हुई। तो आई होप कि आप अच्छे से कार्यवृत्त और कार्यसूची को समझ गए होंगे। कार्यवृत्त और कार्यसूची में काफ़ी अंतर है, ठीक है। एक जो है मीटिंग से पहले इस्तेमाल होती है और एक मीटिंग के बाद, और दोनों में काफ़ी अंतर है। एक सूची के रूप में बनाई जाती है स्टार्टिंग में, और दूसरी को बाद में एक कंक्लूज़न के तौर पर बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, चलो ये वही है, हाँ, इसमें आता है अच्छा संवाद रचना। अच्छे यानी संवाद अगर करना है, सफल संवाद के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा अगर संवाद होना है, अच्छा अगर संवाद, अच्छे संवाद की रचना करनी है। अच्छा देखो, संवाद क्या होता है? संवाद होता है दो व्यक्ति को बीच में जो बात हो रही है उसको ही मुद्रित भाषा माध्यम में लिखना, यानी कि उसी को लिखना बोलते हैं संवाद। तो एक अच्छे संवाद की रचना जब की जाती है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। संवाद छोटा हो, सहज हो और स्वाभाविक हो। संवादों में रोचकता एवं समरसता होनी चाहिए और एक इंटरेस्ट जिससे बना रहे पढ़ने वाले का, ठीक है। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो, उसमें बहुत ही अधिक कठिन शब्दों का इस्तेमाल न हो। संवाद पत्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, समाज की जो स्थिति है उसके अनुकूल होना चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर होना चाहिए। यानी अगर मैंने क्या कहा, संवाद क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच की जो है बात। बहुत सी बार आपने पढ़ा होगा कि मतलब मुकेश ने कहा, फिर रमेश ने कहा, ये ऐसी इस चीज़ में एक लय में लिखा होता है, एक सूची, एक तरीके से लिस्ट बनी सी होती है, लिस्ट सी बनी होती है, उसी को संवाद बोलते हैं। उसी जो दो व्यक्तियों के बीच में बात होती है उसको जब हम लिख देते हैं तो उसी को संवाद बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अनपढ़ व्यक्तियों का जब संवाद हो, अगर लिख रहा हो, यानी हम कोई गांव के दो व्यक्ति हैं उनके बीच में संवाद हो रहा है, उसको हम लिख रहे हैं, तो तब उसकी भाषा एक अलग होगी, उनकी ग्रामीण भाषा का उसमें इस्तेमाल होगा। यदि दो बिजनेसमैन, दो जो है व्यवसायी व्यक्ति या दो पढ़े लिखे व्यक्ति बात कर रहे हैं, तब उनकी भाषा का इस्तेमाल अलग होगा। वो जो भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो पढ़े लिखों वाली होगी, ठीक है। संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो उस विषय को स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि किस स्थिति के बारे में बात हो रही है, क्या विषय है संवाद का, ठीक है। ज़्यादा घुमा फिरा कर इन चीज़ों को सस्पेंस में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य, विनोद यानी हंसी मजाक वगैरह चीज़ों को भी डालना चाहिए, जिससे जो पढ़ने वाला है उसमें एक इंटरेस्ट पैदा हो, अच्छा उसको फील होता रहे। यथास्थिति मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग करना चाहिए। संवाद को संजीवता आदि संवाद ये सब चीज़ें वही हैं, ठीक है। और इसमें और देख लेते हैं, संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। यानी जो संवाद कह रहा है, जैसे मान लो दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा है। यानी मुकेश और महेश के अगर बीच में बात हो रही है तो मुकेश का नाम लिखेंगे कि मुकेश ने ये कहा, ठीक है। फिर रमेश ने ये कहा, उसको एक ब्रैकेट में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। यदि संवादों के बीच कोई नया पात्र होता है, चरित्र बदलता है, ठीक है, नए व्यक्तियों का आगमन होता है, तो उसको ब्रैकेट में बताएंगे कि हाँ एक व्यक्ति आया है, फिर उसने इन दोनों के बीच में
बात चल रही थी, तो ब्रैकेट में एक तीसरे व्यक्ति का नाम लेंगे कि मान लो कपिल आया है, तो उसको कपिल में ब्रैकेट में लिखेंगे उसको कि कपिल ने फिर ये कहा, ठीक है। और उसी तरीके से और कोई आया है, जैसे मान लो रहमान आया है, उसको रहमान करके उसको लिख देंगे। तो सभी चीज़ें उसमें प्रकट करना ज़रूरी है, जिससे पढ़ने वाले को स्पष्ट होता रहे कि हाँ, ये एक नया व्यक्ति आया है जिसने ये बात कही है, ठीक है। संवाद बोलते समय जो भाव व्यक्त हो उसको भी लिख सकते हैं, उसको एक लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में कहते हैं ब्रैकेट में लिख दिया कि गुस्से से, गुस्से का मुंह बनाते हुए, इस तरीके से हम उसको प्रकट कर सकते हैं। संवाद, यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं तो बीच बीच में जगह बदलती है, और तो उस दृश्य को भी बताना चाहिए, उस दृश्य को इस तरीके से बताना चाहिए, दृश्य 1, दृश्य 2, इस तरीके से उसको अलग करना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में वार्ता को कंप्लीट करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, यानी वो सफल नहीं हो पाएगा वरना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए संवाद की रचना करते वक्त, ठीक है। अगला देख लेते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार मुझे इंपॉर्टेंट लगा, साक्षात्कार से हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपका बन जाए। तो साक्षात्कार के विविध रूप निम्न प्रकार हैं। विशिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्कार जब होता है, इनमें से विशिष्ट व्यक्तियों से लिए जाने वाले साक्षात्कार अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दिलचस्प होते हैं। ये साक्षात्कार जनसंचार माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न आदि के लिए भी हो सकते हैं, या फिर प्रकाशन माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि के लिए भी हो सकते हैं। ये साक्षात्कार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्होंने एक विशिष्ट विधा का रूप ले लिया है, और विश्व में कुछ साक्षात्कार लेने वाले इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उनकी साक्षात्कारों का किताबें, इनके जो साक्षात्कार हैं उनकी पूरी की पूरी किताब बन चुकी है, किताब छप चुकी है। पूरे विश्व में टेलीविज़न या फिल्म के पर्दों पर उनकी उपस्थितियां दर्ज होती हैं। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं का साक्षात्कार लेने के कारण बहुत से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हो गए हैं। चीन के महान नेता माओ से तुंग के साक्षात्कारों के लिए एडगर स्नो बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत के ऐसे साक्षात्कारों के लिए सिमी ग्रेवाल, ठीक है, राजीव धवन, सईद नकवी आदि प्रसिद्ध नाम हैं, जो बड़े बड़े व्यक्तियों के, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं उन देशों की, वो साक्षात्कार उनको लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विशिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्कार जब लिया जाता है, एक तरीके का जो साक्षात्कार है ये है होता है। दूसरा है साधारण व्यक्तियों से साक्षात्कार। इंटरव्यू को बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों, यानी लगभग सभी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ को नहीं पता तो उनको बता दूं, साक्षात्कार बोलते हैं इंटरव्यू को। विशिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्कार के अलावा चुनाव आदि के समय देश के गांवों कस्बों में जो लोग घूमते हैं और पूछते हैं कि किस को वोट जानी चाहिए, किसका यहाँ पर जो है लहर चल रही है, किसके मान लो लोग चाहते हैं किसको वोट देना, तो उस चीज़ को एक साधारण व्यक्ति को साक्षात्कार बोलते हैं, ठीक है। जिसे टेलीविज़न पर दिखाते हैं, न्यूज़ वगैरह पर दिखाते रहते हैं। सामाजिक प्रयोजन के लिए किया गया साक्षात्कार। वैवाहिक संबंध के लिए अनेक साक्षात्कार होते हैं। लड़के और लड़कियों का साक्षात्कार करके लड़के के अभिभावकों का साक्षात्कार होता है, ठीक है। उनके परिवार के खानदान के बारे में पूछा जाता है। लड़का लड़की से पूछा जाता है कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, किस तरीके के जो है पार्टनर को चाहते हैं। कई बार तो दोनों पक्ष के संबंधियों में सामूहिक साक्षात्कार भी होता है। बहुत से लोग साथ बैठ के एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चीज़ों को पूछते हैं। इन साक्षात्कारों में औपचारिकता और अनौपचारिकता दोनों ही विद्यमान रहती है। इन साक्षात्कारों में दोनों पक्ष व्यक्तिगत जीवन संबंधी अधिकाधिक जो है जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। जब संबंधी दो मिलते हैं, रिश्ता होता है, तो वो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जिससे एक अच्छा जो है स्पष्टता उनको मिले, ठीक है, एक जो है। चलिए, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहे थे कि आने की जिनकी संभावनाएं आपके एग्ज़ाम में हैं, तो उनको लिया है। आई होप कि आप तक ये वीडियो समय से पहुँच जाए, क्योंकि अपलोडिंग में जैसे मैंने बताया आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रोसेसिंग में, और इससे पहले एक और वीडियो प्रोसेसिंग में चल रही है, वो भी आपको मिल जाएगी, साथ ही ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आई होप कि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करोगे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर BHDLA 137। इसके बाद BPSC 134 है, BHIC 134 है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं आज के एग्ज़ाम के बाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ।
और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को जो ज़रूरतमंद हैं, जो इनको जिनके पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक तक नहीं है, क्योंकि बुक आती नहीं है, आपको पता है बहुत कम आती हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की तो आती नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है प्रिपेयर करने में, असाइनमेंट को तैयार करने में। तो हमारा चैनल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बुक को प्राप्त नहीं कर रहे हैं या बिज़ी हैं, बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण चीज़ों को सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में उनके सामने रखना हमारा उद्देश्य है, जिससे वो अच्छे से और कम टाइम में अच्छे से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सके। साथ ही असाइनमेंट वगैरह और कुछ भी मटेरियल आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इनमें जिस PDF का इस्तेमाल हो रहा है, ये मैंने खुद से डिज़ाइन की है, नए नए सोर्स से इनको इकट्ठा कर कर PDF बनाई है। आपकी बुक से भी ले गया है, कुछ पार्ट कुछ इधर उधर से उठाकर जो है कंप्लीट किया है, जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है और आसान भाषा में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैनल आपके लिए, और सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही सभी वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप कि आप तक ये वीडियो अच्छे से पहुंच जाएगी।